नमो नमः। आज परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। हम सभी जानते हैं कि सभी स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं। वे अपनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता, अनजानी वाचन क्षमता और अगाध वक्तृत्व क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी विलक्षण बुद्धिमत्ता मत्ता तथा आध्यात्मिक ज्ञान से ही उन्होंने भारत के बाहर के देशों में अपना बहुत बड़ा शिष्य वर्ग तैयार किया था। स्वामी जी का पूरा व्यक्तिमत्व सभी युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा देने वाला है। हमें मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू संस्कृति का महत्व पूरे संसार के सामने रखा और उसमें से पातंजल योग सूत्र तथा आदि शंकराजी का अद्वैत सिद्धांत और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार उन्होंने भारत के बाहर भी किया। हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व मतलब नेशनलिज्म और सार्वभौमवाद मतलब यूनिवर्सलिज्म जैसे सिद्धांत समाज के सामने उन्होंने रखे, जिससे अनेक सारे युवक उनके अनुयायी हुए हैं। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर ये जो हमारी सरकार है, उन्होंने 1948 में नेशनल यूथ डे ये जाहिर किया और आज ये दिन राष्ट्रीय युवा दिन से हम जानते हैं और इससे ही हमारी सरकार ने उनका सम्मान किया। आज इस अवसर पर मुझे व्याख्यान देने का आयोजन जो वैद्य मोहिनी जी ने किया, उसका पूरा जो क्रेडिट है वो वैद्य मोहिनी जी को जाता है। ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एसएसएम आयुर्वेदा और मनस्विनी आयुर्वेदा की तरफ से है, लेकिन इसका पूरा आयोजन वैद्य मोहिनी जी ने किया है, तो मैं उनकी आभारी हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे सामने क्या रखा, तो अभी मोहिनी जी ने जैसे कहा कि ये जो वाक्य है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, ये वाक्य जो है ये कठोपनिषद से आया हुआ है। क्या लिखा है इसमें? उत्तिष्ठत उठो, जागो और क्या करो? वरान प्राप्य, वरान मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति, जो आप्त है, श्रेष्ठ है, उनको प्राप्त करो। यहाँ पे प्राप्य, प्राप्य का मतलब है उनको हमें प्राप्त करना है। आज पहले क्या होता था? पहले शिष्य गुरु के पास जाता था और ज्ञान लेता था। अभी क्या होता है? शहरी विभाग में अगर हमने देखा तो हमें दिखाई देता है कि लोग सिर्फ डिग्री के लिए शिक्षा लेते हैं। और ग्रामीण विभाग में क्या होता है? गुरु को ही शिष्य को पकड़ के लाना पड़ता है स्कूल में, फिर वो सीखता है। तो इन्होंने क्या कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि आपको जाना है किसके पास? आप्त के पास जाना है और उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि जो कठोपनिषद में दूसरा वाक्य आया है वो ऐसा है, शूरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथ तत् कवयो वदंती। कवयो का मतलब है यहाँ पे सेजेस, मतलब जो ऋषि मुनि है, वो कहते हैं कि जो ज्ञान का मार्ग है वो बहुत कठिन है। किस तरीके से कठिन है? जिस तरीके से एक नाइफ के ऊपर की जो धारा है, उस पर अगर हम चल नहीं सकते, उसके ऊपर चलना जितना कठिन है उतना ही कठिन ये मार्ग है। किसका मार्ग है? ज्ञान प्राप्त करने का ये जो मार्ग है वो उतना कठिन है। ये वाक्य स्वामी जी ने किस लिए हमारे सामने रखा? तो इस वाक्य से, इस उक्ति से उन्होंने देशवासियों को का जो अज्ञानजन्य अंधकार है वो बाहर निकालने की कोशिश की। वो निकालकर ज्ञानार्जन की प्रेरणा दी। इस
अंधकार का क्या मतलब है, तो जो अंधविश्वास है, जो विकृत रूढ़ियां है, जो अशिक्षा है, जो अकर्मण्यता की अवस्था है, उसको उन्होंने निकालने की कोशिश की। और उन्होंने कहा कि आपको जो आप्त लोग हैं उनके पास जाकर आप ज्ञान प्राप्त करो। तो उसी तरीके से हम हमारे एक आप्त है जो बाल शिक्षण तज्ञ है, श्री रमेश पानसे जी, उनके पास हम जाते हैं तो उनके साथ बातचीत करते हुए एक बात मेरी ध्यान में आ गई कि अगर उन्होंने कहा कि हमारा जो भारत है वो यंग है, मतलब वो तरुण भारत है। तो उन्होंने मुझे उसका रेफरेंस दिया, तो मैंने उसका अभ्यास किया, तो समझ में आया कि मानवीय लोकगणना का अगर हमने अभ्यास किया तो वहां पे हमें समझ में आता है कि इंडिया में सभी राज्यों में 50% लोग, उनका एज, एवरेज एज जो है वो 25 है, और 65% तक के लोगों का एवरेज एज 35 है। और 2020 तक, ये 2011 का डेमोग्राफी है, डेमोग्राफिकल रिपोर्ट है, और 2020 में ये एज 29 इयर्स तक आ गया था। एज कंपेयर टू चाइना और जापान, चाइना का एज 37 है, मतलब वो बूढ़ा है हमसे, और जापान का एज तो 48 है। इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग तरुण है, हमारे पास युवा जनता बहुत ज्यादा है। तो इस युवा जनता को क्या देना चाहिए हमें? हमें योग्य आचार देना चाहिए, योग्य आहार देना चाहिए, योग्य व्यायाम देना चाहिए। जैसे अभी मोहिनी जी ने कहा कि हमें आहार और उनका व्यायाम, इसके ऊपर हमें बहुत काम करना चाहिए। तो उसके बाद ये जो तरुण है, तो तरुण लोग कैसे होते हैं, इसके बारे में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, देखो। तरुण जो युवा मतलब मध्यावस्था है। यहाँ पे मैंने 3 अवस्था लिखा है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और जीर्णावस्था। तो उसमें से मध्यावस्था हम देखेंगे, उसके साथ बाल्यावस्था और जीर्णावस्था को कंपेयर करेंगे। तो मध्यावस्था कितने साल से है? 17 साल से लेकर 60 साल तक मध्यावस्था मानी गई है। और इसमें क्या है, जो व्यक्ति है उसमें बल, वीर्य, पौरुष और पराक्रम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, एज कंपेयर टू बाल्यावस्था। और जीर्णावस्था में तो ये बल, वीर्य, पौरुष और पराक्रम ये कम होता जाता है। मध्यावस्था में और क्या है, ग्रहण शक्ति ज्यादा है, जो कुछ सीखते हैं उसका ग्रहण अच्छी तरीके से होता है, धारण शक्ति अच्छी होती है, जो कुछ सीखते हैं वो ध्यान में रहता है, स्मरण रहता है। वचन क्षमता उनमें बहुत अच्छी तरीके से होती है, वक्तृत्व क्षमता अच्छी तरीके से होती है, और उनमें विज्ञान भी अच्छी तरीके से पाया जाता है। सर्व धातुओं की वृद्धि उनमें दिखाई देती है, सब धातु वृद्ध होते हुए दिखाई देते हैं, जो कि जीर्णावस्था में वो धीरे धीरे हीयमान मतलब कम होने लगते हैं। और बाल्यावस्था कैसी है, उसमें असंपूर्ण धातु है, विवर्धमान धातु है, अभी बढ़ रहे हैं। मध्यावस्था में और क्या है, बल बहुत अच्छी तरीके से होता है। मन जो है वो अवस्थित होता है, अनवस्थित नहीं है। अवस्थित मतलब वो मैच्योर्ड होता है और स्थित होता है, चंचल नहीं होता है। जो बाल्यावस्था में मन चंचल होता है। और जो धातु होते हैं वो अविशीर्यमाण होते हैं। अविशीर्यमाण मतलब जो हीयमान नहीं है, जो अभी बढ़ रहे हैं, वो कम नहीं होने वाले अभी। तो ऐसी अवस्था, और इसका कालावधि भी बहुत ज्यादा है, 17 से लेके 60 तक ये कालावधि माना जाता है। और इसमें पित्त बहुत ज्यादा होता है। हम बोलते हैं ना, मराठी में तो बोलते हैं कि पित्त सळसळत, इस
इस अवस्था में पित्त बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है। और कुछ भी काम करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी तरुण अवस्था में हमें इन्हें योग्य तरीके का आहार, योग्य तरीके का व्यायाम देने की जरूरी है। और यही हमारे भारत की शान है, यही हमारे भारत का बल है। तो हमें क्या चाहिए, क्या नेसेसरी है हमारे लिए? जब मैंने ये इसका अभ्यास किया तो समझ में आया कि हमारे पास जितने फिटनेस सेंटर है हमारे आजू बाजू में, ये हम मेरे एरिया का मैप है, तो मेरे आजू बाजू में जितने फिटनेस सेंटर है उतने ही हॉस्पिटल्स है। जरूरी किसकी है? फिटनेस सेंटर की ज्यादा जरूरी है, हॉस्पिटल्स की कम जरूरी होनी चाहिए। लेकिन दिखाई तो ऐसे देता है कि हॉस्पिटल्स की भी उतनी ही हॉस्पिटल्स की संख्या भी उतनी ही है जितनी फिटनेस सेंटर की है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें हॉस्पिटल, हमें क्या चाहिए पहले ये हमें डिसाइड करना है। हमें फिटनेस सेंटर ज्यादा चाहिए या हॉस्पिटल्स ज्यादा चाहिए? अगर फिटनेस सेंटर ज्यादा चाहिए तो उसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना चाहिए। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बारे में अगर हमने सोचा तो हमें उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या हमें WHO से मिलती है। WHO ने 3-4 व्याख्या लिखी है स्वास्थ्य के बारे में। पहली जो व्याख्या है उसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एबिलिटी, इसके बारे में उन्होंने कहा है। फिर उसके बाद उनको लगा नहीं, सोशल वेलबींग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए वो शब्द भी उन्होंने इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने हेल्थ को एक रिसोर्स के तरीके से समझा। हेल्थ इज अ साधन, हेल्थ ये साधन है जो हमें रोज होना चाहिए, हमारी हेल्थ रोज होनी चाहिए। हेल्थ इज अ रिसोर्स फॉर एवरीडे लाइफ, नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। तो ये सारे डेफिनेशन बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसके ऊपर काम हो रहा है क्या? मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ भी काम हो रहा है। जिस तरीके से पैंडेमिक 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 की सिचुएशन पे काम हो रहा है, वो इन डेफिनेशन को छोड़ के ही हो रहा है, ऐसे हमें लगता है। आयुर्वेदा ने क्या डेफिनेशन दी है स्वास्थ्य के बारे में? आयुर्वेद कहता है समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ किसे कहा जाता है? जिसके दोष सम हो। दोष मतलब वात, पित्त और कफ, ये बैलेंस हो। ये बैलेंस कैसे होंगे ये मैं आगे थोड़ा बताऊंगी। ये बैलेंस होने चाहिए। ये दोष जितने हमें प्रकृति के लिए इम्पोर्टेंट है, ये अगर बिगड़ गए तो वो विकृति करते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो इनका बैलेंस होना, शरीर में बैलेंस होना इसका बहुत ही जरूरी है। तो समदोषः समाग्निश्च, अग्नि जो है, जो अग्नि से ही ज्यादा हमें प्रतिकार शक्ति बहुत अच्छी तरीके से मिलती है। इसके बारे में भी मैं आगे बताने वाली हूँ। तो ये जो अग्नि है ये सम होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा भड़का हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। मंद अग्नि हो तो विकार होने ही होने वाले हैं। तो अग्नि भी बैलेंस होना चाहिए। जो शरीर में धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातु सम होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए। मलों की जो क्रिया है, जो फीकल मैटर है हमारा, या फिर यूरिन है, या फिर स्वेद है, उनकी जो क्रिया है, ये धातु और मलों की जो क्रिया है वो योग्य तरीके से होनी चाहिए। ये धातु है, ये शरीर में क्रिया करते हैं। रस प्रीणन का काम करता है, शरीर में, शरीर को ताजा रखता है। रक्त जो है वो बल बढ़ाता है, मांस जो है वो धारण करता है। इस तरीके से अलग अलग धातुओं की अलग अलग क्रिया है, तो ये क्रिया योग्य तरीके से होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए?
आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न होने चाहिए। तभी हम स्वस्थ होते हैं। ये एक ही स्वास्थ्य की डेफिनेशन जो जिसमें पूरा शरीर और मन का समभाव बताया गया है, ये एक ही डेफिनेशन आयुर्वेदा ने दी है और उसके ऊपर ही सभी आयुर्वेदा के लोग काम करते हैं। और मतलब ये स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए या फिर जो रुग्ण हमारे सामने आता है उसको ये स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो जाए, इसके लिए ही कोई भी आयुर्वेद के वैद्य काम करते आए हैं और करते रहेंगे। तो ये तो हमने स्वास्थ्य के बारे में जाना। अभी व्याधि क्षमत्व क्या है, इम्यूनिटी क्या है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। क्या है व्याधि क्षमत्व? तो जैसा प्रश्न हमें अभी आया है उसी तरीके का प्रश्न जो आत्रेय ऋषि थे उनके एक शिष्य है जो अग्निवेश नाम के शिष्य है, उनको पढ़ा था। आत्रेय ऋषि का आश्रम गंधार देश में, जो आजकल पेशावर माना जाता है या फिर तक्षशिला के पास गंधार देश में था। और उनके यहाँ अग्निवेश, जतुकर्ण, भेल ऐसे बड़े बड़े शिष्य थे जिन्होंने बाद में अनेक सारी संहिता ग्रंथों का निर्माण किया जो आजकल उपलब्ध नहीं है। उसमें से सिर्फ चरक और सुश्रुत ये दोनों संहिताएं उपलब्ध है। बीच में जो हमारे ऊपर मुस्लिम लोगों का और जो ब्रिटिश लोगों का आक्रमण हुआ उसमें ये सभी ग्रंथों का नाश हो गया। तो उसमें जो अग्निवेश नाम का जो बालक था या फिर विद्यार्थी था वो बहुत ही निष्णात था और उसने कुछ प्रश्न ऋषि को किए, आत्रेय ऋषि को किए। क्या प्रश्न किए? तो पहले तो आत्रेय ऋषि उनको बता रहे थे कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि अशीत खाना 4 प्रकार का होता है, अशीत, पीत, लीढ़ और खादित। अशीत मतलब जो चबा के खाने वाला, पीत मतलब जो पीने वाला। हम कोरिलेट कर सकते हैं, हम जो जो खाना खाते हैं उसमें से चबा के खाने वाला कौन सा है उसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अशीत खाने वाला, पीत मतलब पीने वाला, जो पेय है, पेय पदार्थ है जैसे कि जूस है, जो हम आहार में लेते हैं, सार है, कढ़ी है, तो ये सभी पीत है। लीढ़ जो चाट के खाने वाला है जैसे कि चटनी है, और खादित मतलब तोड़ के खाने वाला जैसे कि गन्ना है, या फिर खारिक है, ये खादित खाना है। तो इस तरीके से जो 4 प्रकार का खाना है उससे ही शरीर बनता है। ऐसे किसने कहा? आत्रेय ऋषि ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो खाना है 4 प्रकार का उससे ही व्याधियां उत्पन्न होती है, तो इसलिए हमें हितकर खाना चाहिए और अहितकर खाने को छोड़ देना चाहिए। तो अग्निवेश को प्रश्न पड़ा जो आजकल मुझे बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं, मुझे तो अग्निवेश ही सामने नजर आते हैं। ये वो क्या पूछते हैं? मैंने खाना नहीं खाया, ऐसे हितकर खाना नहीं खाया तो भी मैं ठीक हूँ। मैंने अहितकर खाना खाया, मतलब जैसे कि पानी पूरी है, भेल है, ये खाना हर रोज खाया तो भी मैं ठीक हूँ। या फिर मुझे दिखाई देता है कि कुछ कुछ लोग जो थोड़ा भी खाना खाते हैं, जैसे कि एक दिन भी उन्होंने पानी पूरी खाई तो उनको पित्त हो जाता है। या फिर उन्होंने बहुत सारे दिनों तक पानी पूरी खाई तो भी उनको कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि अगर हमने योग्य तरीके का खाना खाया तो भी हम व्याधिमंत हो सकते हैं। अगर और योग्य तरीके का खाना खाया तो भी व्याधि नहीं होता है, किसी को व्याधि नहीं होता है। हमें दिखाई देता है कि सब जगह पे आजकल बहुत काम चल रहे हैं बाहर, मतलब रास्ते पे बहुत
बहुत काम चल रहे हैं, सब रास्ते उखाड़ दिए गए हैं, 2-4 व्यक्ति एक साथ बाहर जा रहे हैं, और घर पे आने के बाद किसी एक को उसमें से छींक आ जाती है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाहर का जो धूलीकण है वो उसके शरीर में जाता है और छींक आ जाती है, लेकिन बाकी 3 तो स्वस्थ है। तो ऐसे कैसे होता है? तीनों तो एक साथ गए थे, तीनों को पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, फिर भी लेकिन बाहर जाने के बाद फिर से वो जब घर आते हैं तो उसमें से सिर्फ एक को ही छींक आती है, उसको ही बाद में सर्दी खांसी हो जाती है और वो बीमार हो जाता है। लेकिन बाकी 3 तो ठीक ठाक है। ये कैसे होता है? तो इसे ही व्याधि क्षमत्व कहते हैं। मतलब कोई भी व्याधि शरीर में घुसने के बाद, शरीर में आने के बाद, व्याधि 2 प्रकार के होते हैं। जो शरीर में अपने आप तैयार हो जाते हैं उसको शारीरिक व्याधि बोलते हैं, और जो बाहर से आते हैं उसको आगंतु व्याधि बोलते हैं, जो जिसे आजकल आप एलर्जी के नाम से जानते हैं। तो ये एलर्जी जो है वो बाहर से आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने उदाहरण दिया कि कोई एक व्यक्ति है जिसे इस तरीके की बीमारी हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो इसका मतलब ऐसा है कि उसका व्याधि क्षमत्व, उसकी इम्यूनिटी कम है। तो ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी चाहिए उसके बारे में हम आगे देखेंगे। उससे पहले पुनर्वसु आत्रेय जी ने और एक बात कही। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि कोई भी व्याधि होने के 3 हेतु है, और ये 3 महत्वपूर्ण हेतु है। कोई भी हो, शारीरिक हो व्याधि, मानसिक हो, या फिर आगंतु हो, जैसे कि एलर्जिक व्याधि जो अभी हमें दिखाई देते हैं, ऐसे आगंतु व्याधि हो, या फिर बैक्टीरिया वायरस से होने वाले जो व्याधि है उनको आगंतु कहा जाता है। तो इन सभी व्याधियों का मूल कारण क्या है? तो ये 3 मूल कारण है। क्या है? काल विपर्य, प्रज्ञापराध और शब्द स्पर्श रूप रस गंध असात्म्यता। तो इसका मतलब क्या है? काल विपर्य, जैसे कि हम अभी देख रहे हैं कि सीजनल चेंजेस हो रहे हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में 3 सीजन थे। कौन सा? जो विंटर सीजन, समर सीजन और वर्षा ऋतु, जो रेनी सीजन, ये 3 सीजन हमारे यहाँ होते हैं, जो कि पूरे 12 महीनों में डिवाइड हुए हैं। लेकिन आजकल क्या होता है? आजकल सुबह विंटर होता है, दोपहर को समर होता है और शाम को बारिश हो जाती है। तो ये क्या है? ये काल विपर्य है। दूसरा है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब है जो बुद्धि जैसे होनी चाहिए उसका अपराध होना, ऑफेंस होना, गुनाह करना। कोविड में क्या हुआ है? वही हुआ है। कोविड की जो उत्पत्ति हमने देखी, कोई भी देश से हो, लेकिन वहां के लोगों ने जो कुछ किया वो प्रज्ञापराध ही है। वो प्रज्ञापराध से ही कोविड सभी जगह पे पहुंच गया है। तीसरा क्या है? शब्द और इसी तरीके का प्रज्ञापराध हम हर रोज करते हैं, बहुत सारा करते हैं, और उससे ही हमें व्याधि होते हैं। जैसे कि बहुत ठंडी है, उसमें बाहर घूमना, ये प्रज्ञापराध ही है। हवा, जो वायु का बहुत बड़ा झोंका आता है उसमें घूमना विंटर सीजन में, या फिर विंटर सीजन में आइसक्रीम खाना, ये तो बहुत बड़ा प्रज्ञापराध है। इस तरीके का प्रज्ञापराध हम बहुत करते हैं, हर रोज करते हैं। आगे है शब्द स्पर्श रूप रस गंध असात्म्यता। शब्द मतलब जो आवाज, या फिर आवाज की असात्म्यता, मतलब जो आवाज का नॉर्मल डेसिमल होना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में आवाज सुनना। ये तो हम करते हैं, पार्टी में जाते हैं, जोर जोर से वो डीजे बजता है, ये क्या है? शब्द असात्म्यता है। स्पर्श असात्म्यता,
किसी जो स्पर्श हमें योग्य नहीं है उसको हाथ लगाना, उसका स्पर्श करना, ये स्पर्श असात्म्यता है। रूप असात्म्यता, जो चीजें नहीं देखनी चाहिए उसे हम देखते हैं, ये रूप असात्म्यता है। रस असात्म्यता, जो रस हमें नहीं लेना चाहिए, अभी शरीर में ठंड है और हमें ठंडा रस अगर हम ले रहे हैं, ज्यादा मधुर रस ले रहे हैं, शरीर में सर्दी खांसी है और हम मधुर रस ले रहे हैं, तो ये क्या है, रस असात्म्यता है। विकृत गंध का सेवन करना, ये भी गंध असात्म्यता है। इन सभी से, ये तीन जो मूल कारण है, इन सभी से सभी प्रकार के रोग हमें होते हैं। और क्या है, जो आहार विहार है, ये इन्हीं में डिवाइड होते हैं। जो आहार विहार है ये सभी काल विपर्य, प्रज्ञापराध और शब्द स्पर्श रूप रसगंध असात्म्यता, इनमें ही डिवाइड होते हैं। तो अगर ये आहार विहार हमने योग्य तरीके से नहीं किया, मतलब जो डाइट और वर्कआउट, जो अभी मोहिनी जी ने कहा कि जो व्यायाम है वो अगर हमने योग्य तरीके से नहीं किया, जिस शरीर को जिस व्यायाम की जरूरी है वो अगर हमने नहीं दिया, तो डिसईज कंडीशन प्राप्त हो जाती है। डिसीज मतलब जिसमें इजी अवस्था नहीं है, जिसमें बेचैनी है, उसको डिसईज कहा जाता है। ये अवस्था, अनहेल्दी कंडीशन हम प्राप्त कर लेते हैं। तो अभी क्या है, अगर हेल्दी कंडीशन प्राप्त होनी नहीं है तो क्या करना चाहिए, प्रिवेंशन करना चाहिए, जो कि आयुर्वेद हमेशा बताता है। क्योर भी है आयुर्वेदा में, उसकी चिकित्सा भी है, हा? लेकिन उस पर ध्यान हमें देना चाहिए। तो इस कंडीशन को कम करने के लिए ये दोनों हमें प्राप्त करने हैं। व्याधि क्षमत्व की जो कन्वेंशनल मेडिसिन में जो व्याख्या है वो ऐसी है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells। तो वो क्या करते हैं, वो इम्यूनिटी इस तरीके से बढ़ाते हैं जिससे शरीर में एंटीबॉडीज उत्पन्न हो जाए, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स उत्पन्न हो जाए, जो कि शरीर के लिए शरीर में आए हुए जो घातक इन्फेक्शन है या फिर टॉक्सिन है उस पर मात कर सके। तो इसलिए उनमें क्या है, वो इम्यूनिटी किस तरीके से बढ़ाते हैं, एक तो वैक्सीन से, या फिर शरीर में एंटीबॉडीज तैयार करके, अलग अलग चीजों से एंटीबॉडीज तैयार करके कुछ एंटी इन्फेक्शियस दवाइयां देते हुए, इस तरीके से वो शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है जो लोग स्थूल है, बहुत ज्यादा मात्रा में स्थूल है, उनमें इम्यूनिटी कम होती है। और जो लोग आजकल इसकी बहुत क्रेज है कि मुझे 0 फिगर चाहिए, वो 0 होते होते हुए जब तक डाइट है तब तक 0 रहता है, फिर बाद में वो लेफ्ट साइड के 0 पर जाता है, बहुत बड़ा 0 हो जाता है। हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड के लोग हैं या फिर जो नायिकाएं हैं, वो क्या करती है, जब तक वो तरुण अवस्था में है, युवा अवस्था में है, तब तक वो 0 फिगर रखती है, फिर बाद में मेनोपॉज के बाद उनकी फिगर बड़े 0 की तरफ जाती है। तो ये दोनों अवस्थाएं व्याधि क्षमत्व उनमें नहीं होता है, उनमें कम होता है। तो किसमें व्याधि क्षमत्व अच्छा होता है, जिसका शरीर योग्य व्यायाम से, योग्य आहार से और योग्य आचार से ठीक ठाक है, मध्यम है, सुदृढ़ शरीर है, वही शरीर व्याधि क्षमत्व पाता है। उसमें ही व्याधि क्षमत्व योग्य तरीके से होता है। सिर्फ जो विटामिन की गोलियां, मिनरल्स की गोलियां ऐसे देने से सिर्फ उस
तात्कालिक व्याधि क्षमत्व हम पा सकते हैं, लेकिन पूरे आयुष्य तक, पूरे आयु तक हम ये व्याधि क्षमत्व नहीं पा सकते। तो अगर हमें ये व्याधि क्षमत्व सस्टेन करना है, पूरे जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें ये स्वास्थ्य और हेल्थ अगर चाहिए, तो एक मिनट, कोई डॉक्टर माहेश्वरी, आप, तो हमें इस तरीके से व्याधि क्षमत्व पर काम करना है। तो इसके लिए अगर हमारा व्याधि क्षमत्व हम सस्टेन कर सकते हैं तो क्या होगा, शरीर नॉर्मल होगा, शरीर की जो फिगर है वो नॉर्मल रहेगी, मन शांत रहेगा और आत्मा संतुष्ट रहेगा। तो इसके लिए आयुर्वेदा ने 3 तरीके दिए हैं, 3 चीजें दी है कि प्रॉपर डाइट, प्रॉपर आहार, प्रॉपर विहार व्यायाम और प्रॉपर आचार। हमें कभी कभी आचार पे भी बोलना चाहिए, तो वो क्या है उसके बारे में कभी हम अगली बार कोई उपक्रम रखेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर डाइट क्या है, तो जैसे अभी आत्रेय जी ने कहा, पुनर्वसु आत्रेय जी ने, कि आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवाः। शरीर क्या है, आहार से उत्पन्न हो जाता है, तो अपने आप रोग भी आहार से ही उत्पन्न होंगे। आहार क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, वाटर, ये जो कुछ आप लेते हो वो सभी आहार है, और उससे ही शरीर बनता है। क्या बनता है शरीर, ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स है, इन सभी को अग्नि से जाना ही पड़ता है। जो पाचन शक्ति है शरीर की, मेटाबॉलिज्म है, उसके अंदर से जाना ही पड़ता है। तो हमें क्या पहले रखना है, अग्नि सम रखना है। और अग्नि सम कैसे रहेगा, देखो बाहर हम आग लगाते हैं, उसके ऊपर अगर हमने आग अभी अभी लगी है, 5 मिनट पहले ही लगी है, और उस पर हमने बहुत बड़ी मात्रा में कुछ ईंधन है वो डाल दिया, जैसे कि कुछ काष्ठ है वो हमने डाल दिया, क्या होगा, वो अग्नि बंद हो जाएगा, वो फिर से वो अग्नि बढ़ेगा ही नहीं, वो कम ही हो जाएगा, वो बंद ही हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, जब अग्नि बढ़ रहा है तो उसे धीरे 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 उसको आहुति देनी चाहिए। ये अग्नि कम कब होता है, जब हम बहुत दीर्घ काल तक, हमें कुछ व्याधि है, दीर्घ काल तक व्याधि है, जैसे कि हिपेटाइटिस है, काविल हो गई है, या फिर कोई दीर्घकालीन रोग हो गया है, दीर्घकालीन सर्दी है, दीर्घकालीन खांसी है, दीर्घकालीन ज्वर है, फीवर, दीर्घकाल तक हमें टेम्परेचर रहा है, तो इन सभी व्याधियों में अग्नि कम होता है। बाकी बहुत सारे व्याधि है, सभी व्याधियों में अग्नि कम ही होता है। तो ये हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। अगर अग्नि कम है तो उसको हमने कितनी भी विटामिन की गोलियां दी, कितनी भी मिनरल्स की गोलियां दी, वो बढ़ेगा नहीं। उसको बढ़ने के लिए हमें प्रॉपर डाइट की ही जरूरी है, और वो डाइट धीरे धीरे ही देना चाहिए। तो जो कुछ हम आहार लेते हैं वो सभी उस अग्नि के उस पर अग्नि का संस्कार होता है, और उसके बाद ही दोष तैयार होते हैं, धातु तैयार होते हैं और मल तैयार होते हैं। ये दोष क्या है, वात पित्त कफ, ये दोष है। उसका मैंने प्रतीकात्मक रूप यहाँ पे दिखाया है कि जैसे कि बाहर जैसे वायु है, उसी प्रकार शरीर में वायु काम करता है। जो वायु जैसे सभी चीजों को हिलाता है, पेड़ के पत्ते हो, या फिर कोई भी चीज हो, उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पर लेके जाता है। यही काम वायु का शरीर के अंदर भी होता है। उसी तरीके से जो सूर्य का काम है सभी को पचाना,
शोषण करना, सभी जो जहां पर गीलापन है उसको शोषित करना, ये सभी काम पित्त का है। तो उसी प्रकार का काम पाचन करना, दीपन करना, अग्नि को बढ़ाना, ये सभी काम सूर्य का काम क्या है? उष्णता उत्पन्न करना। तो पित्त का काम भी शरीर में उष्णता उत्पन्न करना है। उसी तरीके से कफ का काम क्या है? पानी का काम क्या है? पानी, हम आटा बनाते हैं, आटा उसमें पानी डालते हैं, क्या होता है? वो जो आटे के जो पार्टिकल्स है वो बंधे जाते हैं। उसी तरीके से शरीर को बांध के रखना, ये कफ का काम है। तो इस तरीके से वात, पित्त और कफ शरीर में काम करते हैं। वो अगर योग्य तरीके का आहार दिया तो वो शरीर में योग्य प्रकार से उत्पन्न होते हैं और बैलेंस रहते हैं। अगर विकृत आहार दिया तो वो विकृत हो जाते हैं। हर रोज हमने पानी पूरी, भेल, पिज्जा, बटर, ये चीजें ज्यादा खाई तो क्या होता है? ये सभी विकृत हो जाते हैं। उसी तरीके से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु उत्पन्न होते हैं। ये अपना अपना काम करते हैं। शरीर का हलचल करना, शरीर को धारण करना, शरीर को प्रेरित करना, ये सभी काम इसका है, धातुओं का है। उसी तरीके से मल का काम है शरीर को बांध के रखना। मल भी शरीर को जरूरी होता है। तो योग्य तरीके का फीकल मैटर उत्पन्न होना ही चाहिए। रोज हमें वॉशरूम जाना ही पड़ता है। अगर नहीं गए तो शरीर, वो शरीर में जो मल है वो संचित होता जाएगा और शरीर को बिगाड़ देगा। ये मल जो है ये योग्य तरीके से शरीर में उत्पन्न होना चाहिए, वो शरीर से बाहर योग्य काल में बाहर जाना चाहिए। तो अगर हमने आहार योग्य तरीके से लिया तभी ये दोष धातु मल योग्य तरीके से शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे और तभी ये सभी योग्य तरीके से काम करेंगे। तो हमें क्या करना है? देखो, हम बचपन से जानते आए हैं ये सभी पिरामिड। उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स कितने लेने हैं, फैट्स कितने लेने हैं, फ्रूट्स कितने लेने हैं, पल्सेस कितने लेने हैं, शुगर कितनी लेनी है, इसके बारे में बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, ये सीखना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ आयुर्वेद भी सीखना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशनल मेडिसिन में सभी लोगों को एक ही मार्ग बताया है, सभी लोगों के लिए यही डाइट है। लेकिन आयुर्वेदा हर एक की दृष्टि से देखता है, हर एक व्यक्ति कैसा है, उसके लिए हितकर क्या है, मेरे लिए हितकर क्या है। मेरा शरीर कफ का है, मेरा शरीर वात का है, तो मेरे लिए हितकर क्या है, मेरे लिए सुखकर क्या है। कोई भी वात का पेशेंट हो तो उसके लिए बहुत वो बहुत अति मात्रा में काम करते हैं। या फिर कफ का पेशेंट हो तो रुग्ण हो तो उनका काम बहुत कम होता है, तो वो जल्दी से कुछ पका लेते हैं। लेकिन उसके लिए भी शरीर के लिए हितकर क्या है, वो देखना चाहिए। किस देश में हम पैदा हुए हैं? विदर्भ के लोग हैं तो वो उष्ण प्रदेश में पैदा होते हैं। अगर साउथ के लोग हैं तो वो विषुववृत्त में, उष्ण कटिबंध में पैदा होते हैं। तो उनके लिए उनके यहाँ क्या बनता है, उनके यहाँ क्या तैयार होता है, उनके यहाँ कौन सा धान्य तैयार होता है, ये उनको देखना चाहिए और उसी का उपयोग करना चाहिए। आजकल ग्लोबलाइजेशन है, सभी लोग जो केरल के लोग जाके बैठते हैं अमेरिका में, तो एकदम अलग वातावरण में वो जाते हैं। ये भी लिखा है कि अलग वातावरण में गए तो क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो करते नहीं है, तो इसलिए हमें व्याधियां जकड़ने लगती है। ये भी लिखा है कि अगर केरल का मनुष्य उठ के अमेरिका में गया तो उसे उसका डाइट कैसे फॉलो करना है, ये भी लिखा है। क्रमशः एक एक भाग छोड़ना है।
क्रमशः उसको उसका डाइट धीरे धीरे छोड़ते हुए अमेरिका का डाइट उसको शरीर में लेना है। इसके बारे में भी लिखा है, लेकिन कोई आता ही नहीं हमारे पास पूछने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अगर वहां पे गया तो मुझे व्याधियां नहीं हो, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, कोई आता नहीं है। कौन से काल में, कौन से सीजन में हम उत्पन्न हुए हैं, मतलब हमारा जन्म कौन से सीजन में है, अभी कौन सा सीजन चल रहा है जिसमें आप खाना खा रहे हो, खाना बना रहे हो, अभी इस सीजन में कौन से फ्रूट्स तैयार हुए हैं, कौन सा धान्य तैयार हुआ है, ये लिखा है, ये आयुर्वेद में लिखा है। और उसी तरीके का धान्य और उसी तरीके के फल, उसी तरीके के मतलब उस काल में जो उत्पन्न हुए हैं वही फल वही धान्य हमें लेने चाहिए। हमारी एज क्या है, कौन से एज में हम खाना खाते हैं। आजकल बच्चों को भी कुछ भी खिलाया जाता है, पानी पूरी खिलाई जाती है बच्चों को, कैसे हजम होगी वो। भेल खिलाई जाती है, अरे वो खाता है। और जो उसके माँ बाप है वो तो इतना उसका कौतुक करते हैं कि अरे मेरा बच्चा पानी पूरी खाता है, 1 साल का बच्चा है पानी पूरी खाता है, 1 साल का बच्चा है भेल खाता है। कैसे तैयार होगा वो बाद में, उसकी धातु कैसे तैयार होगी। बचपन में कफ धातु बढ़ता है, कफ धातु के लिए कफ धातु बढ़ाने वाली चीजें देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए, क्योंकि वो धातु बलवर्धन करने वाला है, ऐसी चीजें उन्हें देनी चाहिए। हम क्या करते हैं, नहीं, उसको पानी पूरी देते हैं, भेल देते हैं, कुछ भी देते हैं। मेरी प्रकृति क्या है, मेरे शरीर में अगर कफ है और अगर मैंने कफ का ही आहार हर रोज किया तो वो नहीं, वो विकृत ही बढ़ने वाला है। कौन सी प्रकृति है वो देखनी चाहिए। तो ये सभी आयुर्वेद देखता है। जब हम आपको कोई डाइट प्लान देते हैं तो हमारे मन में ये सभी बातें होती है। सिर्फ एज या फिर इस एज के लिए कितना कैलोरीज देनी है, या फिर इस एज के लिए कौन से कितने कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं, कितने प्रोटीन्स देने हैं, ये हम ध्यान में नहीं रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तुला होती ही नहीं है, हम तुला से काम ही नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। मेरा सात्म्य क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये भी देखने की जरूरी है। लेकिन ये कितना देखना चाहिए, जितना कि शरीर को उपयुक्त हो उतना ही देखना चाहिए। सबसे पहले क्या देखना है, हितकर क्या है, मेरे लिए हितकर क्या है। सभी चीजें जो साथ में है, साथ में मतलब जिससे मुझे उपशय मिलता है, जिससे मुझे बहुत प्रिय लगता है, ये साथ में है। तो सभी अगर प्रिय चीजें हम खाने लगे तो उसमें अहितकर चीजें ही ज्यादा हो। मुझे भेल अच्छी लगती है, मुझे पानी पूरी अच्छी लगती है, मुझे चीज अच्छा लगता है। तो ये अगर हमने रोज खाया तो वो हितकर नहीं है शरीर के लिए। तो हमें देखना चाहिए कि मेरे शरीर के लिए हितकर क्या है। साथ में तो देखना है उसमें भी, लेकिन वो कम मात्रा में देखना है। पहले देखना है हितकर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा अग्नि कैसा है, मुझे अभी भूख लगी है या नहीं, ये पहले देखना चाहिए। ये अगर हम नहीं देखेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि अग्नि बाहर का, जैसे अग्नि की हालत हो जाती है वैसे हो जाती है। सुबह सुबह उठ के पानी डालते हैं, पहले क्या करते हैं, सुबह उठ के 1 लोटा पानी पीते हैं। क्या होगा वो अग्नि का, दिन भर वो अग्नि बुझता ही रहेगा। सुबह सुबह उठ के 1 लोटा पानी पीने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलती है हमें। अग्नि उस टाइम ऐसे शुरू होना चालू हो जाता है, जबकि पहला खाया हुआ आहार, रात का खाया हुआ आहार पचने के बाद धीरे धीरे फिर से अग्नि बढ़ने लगता है। उसके ऊपर क्या करते हैं हम, 1 लोटा पानी डाल देते हैं। क्या होगा उस अग्नि का, बुझ ही जाएगा। फिर हो जाता है प्रमेह हो जाता है, फिर शोथ उत्पन्न हो जाता है, शरीर में सूजन उत्पन्न हो जाती है और ग्रहणी जैसे व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको
IBS बोलते हैं, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, आम वात हो जाता है, बहुत सारी व्याधियां हैं। अग्नि बिगड़ गया तो बहुत सारी, अर्श हो जाता है, पाइल्स, ये सभी जो व्याधियां हैं ये अग्नि बिगाड़ होने के कारण हो जाती है। अग्नि अगर योग्य नहीं है तो कोई भी व्याधि हो वो उत्पन्न हो सकती है। तो हमें क्या देखना है, हितकर क्या है, हम किस देश में उत्पन्न हुए हैं, उस देश का आहार क्या है, उस काल का आहार क्या है। इसलिए आजकल हम लोगों को बोलते हैं कि ऑर्गेनिक खाओ, ऑर्गेनिक खाओ, लेकिन हर जगह पे ऑर्गेनिक मिलता नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग उसमें जिनको गति है, या फिर जो लोग जिनके पास खेती है, उनको वो तैयार करने के लिए हमें प्रेरणा देनी चाहिए। मुझे मालूम है कि उसमें बहुत कष्ट है, उसमें बहुत आर्थिक नुकसान है, या फिर आर्थिक कम मतलब अर्थार्जन योग्य तरीके से नहीं होता है, लेकिन वो होने के लिए क्या करना चाहिए ये हमें देखना है। तो इसलिए, और उस देश में जो उत्पन्न हुआ है वही खाओ। ग्लोबलाइजेशन हो गया है मालूम है, लेकिन इस देश में जो जो पैदा नहीं हुआ है वो हमें हजम नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो शरीर के धातु है वो वैसे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना है कि इस देश में क्या उत्पन्न हुआ है, इस काल में क्या उत्पन्न हुआ है, मेरा एज क्या है, मेरी प्रकृति क्या है, साथ में क्या है मुझे, और मेरा अग्नि कैसा है, ये सब देखते हुए हमें खाना खाना चाहिए। तो अगर हमने भारतीय आहार की ओर अगर हमारा ध्यान गया, थोड़ा बहुत, आजकल तो हम हफ्ते में 4 बार बाहर का ही खाना खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, या फिर थाई खाते हैं, या फिर इटालियन खाते हैं। तो हमें अगर हमारा ध्यान गया भारतीय आहार के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि इसमें मधुर रस है, इसमें अम्ल रस है, लवण रस है, कटु, तिक्त और कषाय रस है। जो कि मैंने उसका कंपैरिजन किया है कि मधुर रस, ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं उसमें मधुर रस होता है। अम्ल रस किसमें, विटामिन और मिनरल्स, जिससे जिससे विटामिन मिनरल्स मिलते हैं उससे हमें अम्ल और लवण रस मिलते हैं। और कटु तिक्त कषाय किससे मिलते हैं, स्पाइसेस और प्रोटीन, इससे हमें कटु तिक्त कषाय रस हमें मिलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये भी दिखाया है कि हमारे आहार में मधुर रस किससे मिलता है, जो चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, उससे हमें मधुर रस मिलता है। जो नींबू लेते हैं, लवण लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं, उससे सोर और सॉल्ट मिलता है। सब्जियों में भी हम कभी कभी आमचूर पाउडर वगैरह डालते हैं, तो या फिर जो कोकम डालते हैं, तो उससे हमें सोर रस मिलता है। कटु तिक्त कषाय जो हम ये स्प्राउट्स बनाते हैं उसमें हमें कटु तिक्त कषाय रस मिलता है। जो बटर मिल्क लेते हैं उससे भी हमें कषाय रस मिलता है। फ्रूट्स जो है उसमें हमें अम्ल और मधुर रस हमें मिल जाता है। फ्रूट्स भी कभी कब लेने हैं, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 ऐसे ये किया है। तो इसका मतलब है हमें पहले फ्रूट्स खा लेने हैं, क्योंकि वो हेवी होते हैं पचने में। फ्रूट्स कब खाना चाहिए, मुझे हर बार का क्वेश्चन, मतलब जब रुग्ण हमारे सामने बैठता है तो वो पूछते हैं फ्रूट्स कब खाने हैं। पहले खाओ भाई, जब खाना खाते हो तभी खाओ, कुछ अलग खाने की जरूरी ही नहीं है। जब खाना खाते हो तभी पहले फ्रूट्स खा लो, फिर उसके साथ अगर मधुर रस कुछ है तो वो मधुर रस खाओ। अगर सिर्फ मोरम्बा लिया है, साखरम्बा लिया है, या फिर मोरावड़ा लिया है, तो वो आप चपाती खाते समय खा सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा अगर स्वीट है, कुछ दूध का स्वीट है, कुछ मिठाई है, तो वो पहले खा लेनी चाहिए, क्योंकि तब अग्नि अच्छा होता है।
जब अच्छा है तभी खानी है, और वो भी। हम्म। फिर बाद में अम्ल और लवण रस खाना है, जो पाचन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बीच में लेना चाहिए। और फिर उसके बाद कटु तिक्त कषाय रस हमें लेने हैं, जो कि हमें जो सब्जी और जो दाल लेते हैं उसमें से मिल जाता है, या फिर बटर मिल्क लेते हैं उससे मिल जाता है। इस तरीके से हमें हमारा खाना हर रोज लेना चाहिए, और रोज भारतीय खाना ही खाना चाहिए। कभी कभार एक 2 महीने में एक बार, एक आध महीने में एक बार, अगर जिनकी भूख अच्छी है, उन्होंने अगर कुछ अलग करके खाया तो ठीक है, लेकिन रोज का खाना हमारा ऐसे ही होना चाहिए। इसमें सभी रस है और सभी तत्व है, जो कुछ कन्वेंशनल मेडिसिन के लिए चाहिए वो भी है यहाँ पे। जो मॉडर्न लोग बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, मिनरल्स है, स्पाइसेस है, प्रोटीन्स है, सभी है। एक दो चम्मच हम घी लेते हैं उसके ऊपर, तो हमें फैट्स भी अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का खाना हमें खाना चाहिए। उसके ऊपर हम बाद में पान लेते हैं, वो भी अगर लिया तो अच्छा है। जिसको अगर नहीं चाहिए वो नहीं ले सकते, लेकिन जिसको उसकी जरूरी लगती है, वात के लोगों को शायद वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिसको जरूरी है उन्हें पाचन के लिए पान अगर खा लिया तो भी वो मुख शुद्धिकर है। और उसमें से जो दवाई जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें, वो सभी कटु तिक्त कषाय है, तो उसमें उससे पाचन योग्य तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा खाना है वो सभी पांच भौतिक तत्वों में दिया गया है। जो आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सभी में ये खाना मतलब ये सभी तत्व हमें मिलते हैं। जो कुछ अम्ल लवण खाते हैं उससे अग्नि मिल जाता है, जो मधुर रस लेते हैं उससे जल मिल जाता है। जो कटु तिक्त कषाय रस लेते हैं उसमें से हमें वायु और पृथ्वी, ये हमें मिल जाता है। बीटर से पृथ्वी मिल जाती है। आकाश ये भाव मिल जाता है। इससे हमारे धातु योग्य तरीके से बन सकते हैं, और यही 5 तत्वों से ही हमारे धातु बनते हैं, ऐसे आयुर्वेद का कहना है। और इसी 5 तत्वों पर चिकित्सा हम करते हैं। तो इस तरीके से जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना एक रसात्मक नहीं होना चाहिए। एक रसात्मक मतलब सिर्फ मधुर रस का ही खाना। बहुत बार बच्चों को होता है कि मुझे मधुर रस ही चाहिए, या फिर कोई कोई बच्चा बिल्कुल मधुर रस की तरफ ध्यान भी नहीं देता, उसको तिक्त रस ही चाहिए, सॉरी कटु रस मतलब तीखा तीखा खाना ही चाहिए। वो अचार खाते हैं, चटनी खाते हैं, सभी खाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ मधुर रस की ओर ही उनका ध्यान होता है। तो ये एक रस का खाना अगर हमने खाया तो शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। और अगर हमने सभी रसों का एक साथ सेवन किया, जो कि अभी मैंने बोला कि हमारे भारतीय आहार में सभी रसों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हमने इन सभी रसों का एक साथ इस्तेमाल हमारे आहार में हर रोज किया तो वो बल उत्पन्न करने वाला है, शरीर में ताकत उत्पन्न करने वाला है, जो कि इम्यूनिटी का कारण है। तो हमें बाकी इम्यूनिटी की जरूरी ही नहीं है, बाकी कुछ करने की भी जरूरी नहीं है। ना कि इम्यूनाइजेशन करने की जरूरी है, ना कि विटामिन लेने की जरूरी है। अगर हमने योग्य आहार लिया तो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। और वो आहार अग्नि को देखते हुए 3 बार या फिर 2 बार ऐसे आहार हमें लेना चाहिए। जिनको जरूरी है, ज्यादातर विंटर सीजन में 3 बार आहार लेने की जरूरी पड़ती है। 3, या फिर बच्चों को तो 4 बार लेने की जरूरी पड़ती है। लेकिन जो वर्षा ऋतु है या फिर समर सीजन है उसमें अग्नि कम हो जाता है, तो उसमें हमें आहार भी कम करना चाहिए। तो हमें अगर उसमें हमने 2 बार ही आहार लिया तो भी हमें वो हजम हो सकता है। तो इसलिए
आहार कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उसके बारे में एक तख्ता हम देने वाले हैं। मैं मोहिनी जी के पास वो भेजने वाली हूँ, हम वो आपसे शेयर करेंगे। इस तरीके से जो आहार है वो सर्वरसात्मक होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मन का स्वास्थ्य होना है तो हमें सात्विक आहार की जरूरी है। जो आहार कैसे होता है, स्निग्ध होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, मन को प्रसन्न करने वाला, हृदय होना चाहिए। हाँ, ये आहार सात्विक लोगों को प्रिय होता है और उससे क्या होता है, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, इसका वर्धन हो जाता है। ये श्लोक भगवत गीता में आया है। उसी प्रकार अगर हमने कटु रस या फिर इसका मतलब है जो तीखा रस है, अम्ल रस है, सोर या फिर सॉल्टी रस, इसका ज्यादा सेवन किया, उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों का, रूक्ष पदार्थों का, विदाही पदार्थों का ज्यादा सेवन किया तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में रज भाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उससे दुख, शोक ये ज्यादा उत्पन्न हो जाते हैं। और उसी तरीके से अगर हमने जो पर्युषित खाना है, पर्युषित मतलब आज का रखा हुआ कल खाया, तो ये अगर बासी खाना अगर हमने, जिसका रस निकल गया है, गत रस है, जिसमें जो रस होना चाहिए वो निकल गया है, या फिर कोई उच्छिष्ट मतलब किसी ने खाया हुआ अगर खाना हमने खाया, तो ये खाना तामस लोगों को प्रिय होता है और उससे बुद्धिवर्धन योग्य तरीके से नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तच्च नित्यम प्रयुंजित स्वास्थ्यम ये न अनुवर्तते, अनुवर्तन होना, स्वास्थ्य चालू रखना, शाश्वत रहना, स्वास्थ्य का शाश्वत रहना, तो वही हमें उपयोग में लाना है जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो जाए, जिससे स्वास्थ्य टिका रहे। तो उससे क्या हो जाता है, अजाता नाम विकाराणाम अनुत्पत्ति करम चयत। तो उससे क्या होता है, जो विकार उत्पन्न नहीं हुए हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो हमें अपने आप प्रिवेंशन मिल जाएगा। जो विकार उत्पन्न हुए ही नहीं है, अजाता नाम विकाराणाम, जो विकार उत्पन्न ही नहीं हुए हैं उनको वो नहीं बढ़ाएगा। अनुत्पत्ति कर्म चयत, वो उस विकार को बढ़ोतरी नहीं देगा। तो अपने आप ये स्वास्थ्य टिका रहेगा। इस तरीके से हमें ये इस प्रकार का आहार हमें लेना चाहिए। तो ये सभी जो चीजें हैं ये हमारी युवा पीढ़ी तक जानी चाहिए, बच्चों तक जानी चाहिए, तभी आगे की पीढ़ी ये स्ट्रांग होगी। और जो नेल्सन मंडेला सर ने कहा है कि द यूथ ऑफ द टुडे आर लीडर्स ऑफ टुमारो, तो वो लीडर्स होगी जब अगर हमने आहार और विहार पर ध्यान दिया और आचार पर, उसके साथ आचार पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बारे में कभी हम आगे बोलेंगे। तो अगर हमने इस पर ध्यान दिया तो ही हम आगे लीडर्स पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज के इस तरुण भारत को मेरा सलाम। और जो ये नेशनल यूथ डे पर ये जो व्याख्यान देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए मैं वैद्य मोहिनी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो मेरे विचार है ये यहाँ पे आपने रखने के लिए मुझे जो संधि दी। और ये सभी जो मेरा व्याख्यान है वो स्वामी विवेकानंद जी को अर्पित करते हुए मैं यहाँ पे रुकती हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज मेघना मैडम ने जो बातें बताई हैं वो सिद्धांत है, यानी कि बेसिक थॉट्स रिगार्डिंग डाइट। डाइट चार्ट अगर यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, गूगल पे डालोगे तो आपको कई सारे आइडियल डाइट चार्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन उन डाइट चार्ट के पीछे जो कारण है वो कारण जानना जरूरी है। क्या सही और क्या गलत, ये जानने के लिए
ये जो चीजें मैडम ने बताई है वो हमारे लिए जरूर काम में आएगी। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये युद्ध के लिए नहीं, ये आबाल वृद्ध यानी कि छोटे बच्चों से लेकर हमारे घर के सभी सदस्यों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आप सभी तक पहुंचाएंगे और आपके जिंदगी में इसका अनुकरण करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे सशक्त भारत का ख्वाब देखते थे, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम सभी को पुनश्च बोलती हूँ, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से सशक्त होना जरूरी है और उसकी शुरुआत आहार से करनी पड़ेगी, क्योंकि आहार से ही शरीर के धातुओं की उत्पत्ति होती है। हम सभी ने देखा है कुछ भी हमारे शरीर में कम है तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम कैल्शियम, सीरम विटामिन B12। तो सबसे पहले सब डायग्नोस्टिक सेंटर के पास भागते हैं। तो इसका मतलब है कि शरीर में जो धातु तैयार हो रहे हैं, चाहे वो खून हो या चाहे हमारा मस्तिष्क, ये सभी आहार से ही तैयार होते हैं। तो आप सभी लोग अपने आहार का ध्यान रखिए और कल के सेशन में मिलना है योग और व्यायाम के बारे में। तो उसके लिए भी सभी लोग 7 बजे ज्वाइन हो जाइए। फिर से